हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली बैंकर्स स्टडी पे। और आपको जैसे थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग हिंदी की तैयारी शुरू करने वाले हैं। आज ये आपकी पहली क्लास रहने वाली है। तो क्लास तो नहीं कह सकते, मैं आपको आज क्या क्या आपका सिलेबस रहता है हिंदी का वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं पीयूष यादव और सिलेक्टेड इन आरआरबी पीओ और ऑफिस असिस्टेंट दोनों में ही मैं सिलेक्टेड हूं। और हिंदी को मैंने प्रीफर किया था, तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको हिंदी की तैयारी बिल्कुल एग्जाम लेवल की करा सकता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं। और जो भी इस फैमिली के पहले से मेंबर हैं उन लोगों से केवल एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि इस फैमिली को आप ज्यादा से ज्यादा बड़ा कीजिए, और जिससे कि हम लाइव क्लास भी यूट्यूब पर ले सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात देख लेते हैं हिंदी का आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जो भी लोग बिल्कुल तैयारी को शुरू कर रहे हैं या फिर जिन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया है, उन्हें तो हिंदी का लेवल पता ही होगा कि क्या लेवल रहा है। और आप जो ये सिलेबस है हिंदी का वो आरआरबी के लिए तो है ही, और जो लोग एलआईसी में तैयारी कर रहे हैं एलआईसी के लिए, उसमें भी हिंदी आती है और उसमें भी हिंदी का यही सिलेबस रहने वाला है। बस आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन जाएगा, और आरआरबी में जो आपका लेवल है हिंदी का वो बहुत ही अच्छा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग पाठ्यक्रम को देख लेते हैं क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। आपकी कोई ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। इसमें देखिए, आपका जो सबसे पहली चीज है वो है गद्यांश से संबंधित प्रश्न। गद्यांश से संबंधित प्रश्न का क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने 11th या 12th क्लास में बड़े बड़े आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के चैप्टर थे, प्रेमचंद जी के उपन्यास थे। इन इन इस तरीके से कुछ रचनाओं में से वो लोग पैराग्राफ लेके आते हैं, और काफी बड़े बड़े पैराग्राफ रहते हैं वो। फिर उन पैराग्राफ से रिलेटेड वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। अब वो क्लास 6, 7, 8 की तरह नहीं है कि आपको अंदर से डायरेक्ट आपने पैराग्राफ पढ़ा और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर मिल गए। हाँ, अगर उन्होंने 8 या 9 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, नॉर्मली वो लोग एक पैराग्राफ से 8 क्वेश्चन पूछते हैं, 5 से लेके 8 क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप ये मान सकते हैं उनमें से 1 या 2 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप पैराग्राफ से डायरेक्ट पढ़ के उनका आंसर दे सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर रहते हैं, और ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि आप उनमें चकरा सकते हैं। तो आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी की हिंदी की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तो उसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होने लगेगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस की। तो गद्यांश से संबंधित प्रश्न के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपके सामने गद्य होंगे और उसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जो आने वाले जो हम वीडियो में अपना सिलेबस कवर करेंगे वहां पर वो आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। फिर बात आती है रिक्त स्थानों की पूर्ति की। नॉर्मली जो लोग आपको कराते हैं, कभी भी आपको यूट्यूब पर भी अगर देखने को मिलेगा, तो वहाँ यूट्यूब पर भी आपको जो मिलता है देखने के लिए, वो लोग 2 कराते हैं कि 2 रिक्त स्थानों से रिलेटेड चीजें कराते हैं। लेकिन मैं आपको इस बार बता दूं, 2 रिक्त स्थानों से मैं आपको इस बार बिल्कुल अच्छे से बता देता हूं कि इस बार 2 नहीं पूछे गए थे। इस बार के पेपर में 3 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे। और ये नहीं है कि ये छोटी छोटी सी लाइनें होती हैं, ये कम से कम 3 से 4 लाइनों का एक क्वेश्चन होता है, और उसमें आपको 3 फिलर दिए हुए होते हैं। तो जब आपको वो 3 फिलर दिए हुए होते हैं तब आपको पूरा शुरू से लेके अंत तक पढ़ना पड़ता है। तो अब आप ये देख लीजिए, अगर आप गद्यों को अभी से नहीं पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी पढ़ने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, और फिर आप वहां पर इतने क्वेश्चंस को कवर ही नहीं कर पाएंगे। वहां पे आपको हिंदी आपका बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगी। इसलिए मैं अभी भी बार बार आपसे यही कहूंगा कि आप लोग आदत में डाल लीजिए गद्यों को पढ़ने की, और रिक्त स्थानों में से आप बिल्कुल कर ले जाएंगे अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी। और कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बच्चों के लेवल की चीजें इसमें नहीं आती हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। बहुत अच्छे लेवल की हिंदी पूछी जाती है। फिर आता है वाक्य में शब्दों का सही क्रम। अब वो क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, वो आपके सामने एक वाक्य लिख के दे देंगे, लगभग 2-2.5 लाइन का वो वाक्य रहेगा। फिर उसमें 4 लगभग शब्द होंगे जिन्हें वो या तो अंडरलाइन कर देंगे या फिर वो बोल्ड कर देंगे, यानी कि वो आपको अलग से दिख रहे होंगे और वो सही क्रम में नहीं रखे होंगे, वो शब्द आपके सही क्रम में नहीं रखे होंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द किस क्रम पर आएगा, उसके बाद आपका जो वाक्य है वो पूर्णतः सार्थक बन जाएगा।
तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है। और इस बार ये बिल्कुल आया था आपके इस बार के पेपर में, गद्य से संबंधित प्रश्न आए थे, 2 गद्यांश दिए गए थे और बहुत अच्छे अच्छे गद्यांश थे। पढ़ते टाइम पर तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें से इतने अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन बन गए थे। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति मैं आपको बता चुका हूं। इस बार 3 फिल इन द ब्लैंक, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 फिल इन द ब्लैंक पूछे गए थे और लगभग ऐसे 4 क्वेश्चन के आसपास आए हुए थे। और वाक्यों में शब्दों का सही क्रम ये भी बिल्कुल आपको दिया गया था वहां पर। तो ये भी लगभग कुछ क्वेश्चन इसके आए थे, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कितने क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये सारी की सारी चीजें अगर आप गद्यांश को सही से पढ़ते जाते हैं तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आप ये 3 तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। फिर चलिए हम लोग बात करते हैं वाक्य त्रुटि की। और ये वाक्य त्रुटि इतनी आसान नहीं होती है कि आपको, जैसे अभी कई सारे आपने अगर मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो उसमें बहुत सिंपल सी वो लोग रख देते हैं, कहीं पे वर्तनी संबंधी त्रुटि कर देते हैं तो कहीं पर था की जगह थी कर देंगे तो आपको उसमें हाल पकड़ में आ जाए। वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर आपको सेंस के आधार पर वो त्रुटि देखनी पड़ती है और आपको एक डीप नॉलेज होनी चाहिए भाषा की, तब आप इस वाक्य त्रुटि के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। और जिन्हें भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी का, तो भाई आता है। जिन लोगों का सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है उनका 100% हिंदी की वजह से ही रुका होगा, नहीं तो आप चाहे जिन लोगों ने भी दिया था वो जो नए बच्चे हैं उन्हें आप गाइड कर सकते हैं कि आपने कैसे कैसे हिंदी ने आपकी नैया डुबा दी। क्योंकि मेरे पास कमेंट में आए थे कि सर हमने 37 किए थे लेकिन मेरे केवल 11 ही नंबर आए हैं। तो भाई वही चीज़ है कि देखने में हिंदी सिंपल लगती है लेकिन इतनी होती नहीं है। फिर आता है वाक्यों का सही क्रम। जैसे कि आपने इंग्लिश में PQRS देखे होंगे, PQRS की बात कर लेते हैं। जैसे बिल्कुल वही चीज़ है कि आपके सामने 6 वाक्य लिख दिए जाएंगे एक क्रम में और आपको उन्हें सही क्रम में लगा के एक पूरा सार्थक पैराग्राफ बना देना है, ये इसका अर्थ है। फिर आता है शब्दकोश में शब्दों का सही क्रम। जैसे आपने इंग्लिश में आता है ना कि डिक्शनरी के आधार पर इन वर्डों को सही क्रम में रखिए, उसी तरह से हिंदी के शब्दकोश के आधार पर उन वर्डों को सही क्रम में रखिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप सोचते हैं उस तरह से ये नहीं चलता है, इसमें बहुत सारी टिपिकल चीज़ें हैं। हालांकि इस बार केवल एक ही क्वेश्चन इससे पूछा गया था, PO की बात करूं, और अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं तो उसमें भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन पिछली साल जो रिव्यू मिले थे उसमें पता लग रहा था उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आपके वाले आने वाले टाइम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाए और आपको बिल्कुल ही अंदाजा लग जाएगा कि इस बार के कट ऑफ में हिंदी का जो 2.25 रहा है और पिछली बार के सेक्शनल कट ऑफ में जमीन आसमान का फर्क था। तो इस बार इतना टफ पेपर था हिंदी का कि भाई उसकी कोई भी सीमा ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैंने 22 मार्क्स इसमें गेन कर लिए थे, 22 मार्क्स बहुत मुश्किल से लोगों के आए हैं। हालांकि कुछ लोगों के इससे अच्छे भी आए होंगे, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन ये इतने मार्क्स लाना भी बहुत बड़ी बात हो रही थी वहाँ पे। और पेपर बहुत लेंथी था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और केवल एक्यूरेसी मैटर करती है। मेरे इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन ही गलत हुए होंगे और इससे ज़्यादा मैं कभी भी, मतलब एक्यूरेसी पर ही आपका पूरा गेम चलता है। फिर अगला देख लीजिए, वाक्य में सही शब्द प्रयोग। वाक्य में सही शब्द प्रयोग यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात हो जाएगी यहाँ पे। वो क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या करेंगे कि आपके सामने एक पूरी लाइन लिख देंगे, आपके सामने पूरा एक सेंटेंस लिखा जाएगा। इसमें यहाँ पे 3 शब्द ऐसे होंगे जिन्हें आप बदल सकते हैं और यहाँ पे आपके ऑप्शन होंगे 1 2 3 कि अब आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं, ये अभी भी पूरा एक क्वेश्चन ही चल रहा है आपके सामने। यहाँ पे एक वाक्य लिखा होगा, उसमें ये 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों को बदल के हम क्या लिख सकते हैं वो पहले में लिख देंगे वो लोग कि मान लीजिए यहाँ पर अपेक्षा है, इस जगह पर अपेक्षा लिखा है, यहाँ पर कुछ और लिखा है, तो अपेक्षा की जगह आप बदल के क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो शब्द लिखा है उसकी जगह बदल के आप क्या लिख सकते हैं, और उसकी यहाँ पर जो तीसरा वर्ड है उस तीसरे वर्ड की जगह बदल कर आप क्या लिख सकते हैं। इस तरह से ये लोग लिख देंगे। दूसरे में भी यही करेंगे और तीसरे में भी यही करेंगे। फिर आपके सामने ऑप्शन होंगे ए कि केवल एक, यानी कि जो आपका ऑप्शन है वो केवल अगर आप एक को ही फॉलो करा सकते हैं, या फिर बी ऑप्शन होगा 1 और 2, यानी सी ऑप्शन होगा 2 और 3, या फिर डी ऑप्शन होगा आपका 1 2 3, यानी कि आप 1 2 3 में से तीनों के तीनों इन को बदल के रख सकते हैं। आपका जो सेंटेंस है वो सार्थक बन जाएगा।
इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर ई कर देगा कि ओनली 3, केवल तीसरा आप रख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएंगे। जब मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ये चीज़ें आने लगेंगी। अब चलिए देख लेते हैं। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है? इसके बाद आपका जो कहा गया है वो कहा गया है कि गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति। गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति से आपका क्या मतलब रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने इंग्लिश में क्लॉज टेस्ट देखे होंगे, आपने इंग्लिश में क्लॉज टेस्ट देखे हैं, बिल्कुल वही चीज़ है, उसका बस हिंदी रूपांतरण है कि गद्यांश के अंदर आपको रिक्त स्थान छोड़ दिए जाएंगे और आपको ये बताना है कि उसमें क्या शब्द आएगा। और बहुत ही अच्छे शब्द डालते हैं वो लोग, बिल्कुल कंफ्यूजिंग डाल देते हैं, समझ रहे हैं आप? तो आप बिल्कुल ही उसमें फंस सकते हैं, इस तरह के वो लोग शब्द डाल देते हैं। और अगर आप उसमें पूरी तरह से श्योर नहीं है तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। अगर आपको आता है पूरी तरह से 100% श्योर है तभी उस पर आप टिक कीजिए, अदरवाइज आप उसको छोड़ दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। आप कभी भी ये सोच के जाएं कि मैं हिंदी में 40 में से 35 करूंगा या फिर 35 मार्क्स ले आऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। आप पेपर की मेरिट के हिसाब से आपको खेलना होता है कि जैसा पेपर आया है उस पेपर को उसी की मेरिट के आधार पर आप खेलिए। अगर आप घर से ही डिसाइड करके जाएंगे कि मैं इतना करूंगा उतना करूंगा तो आप फंस सकते हैं पेपर में। फिर अगला आता है कि मुहावरे एवं लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न, हालांकि डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो भी कैसे पूछ लेते हैं कि उन्होंने कोई गद्यांश डाला हुआ है, जैसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने गद्यांश डाल दिया और इसमें उन्होंने कोई एक मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ मतलब मुहावरा या लोकोक्ति प्रयोग कर दिया, तो आपको फिर उसमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि इस मुहावरे का क्या अर्थ होने वाला है, लोकोक्ति का क्या अर्थ होने वाला है। तो कुल मिला के आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि इसकी आपकी कोई ट्रिक तो मिल नहीं सकती। हाँ ये है कि कई हम लोग हिंदी बोलते रहते हैं तो नॉर्मली हमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है कुछ अन्य प्रश्न। अन्य प्रश्न में क्या करते हैं कि अन्य में ऐसा नहीं है कि वो लोग अलग से कुछ डाल देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो गद्यांश के अंदर ही चीज़ों को थोड़ा इधर से उधर पूछ लेते हैं। जैसे उन्होंने कोई वर्ड पूछ लिया कि अब इसमें खाली जगह में आप क्या भर सकते हैं, या फिर उन्होंने कोई गद्यांश के अंदर आपका कोई एक वर्ड है वो हाईलाइट कर दिया कि इस हाईलाइट वर्ड का आप विपरीत बता दीजिए या समानार्थी शब्द बता दीजिए, इस तरीके से। हाँ ये इस तरह से आप कभी मत, ये संधि विच्छेद हो गया, पर्यायवाची हो गए, समास हो गए, इनके चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, यूट्यूब पर आपको बहुत से चैनल ऐसे मिल जाएंगे जो कभी खुद भी पेपर नहीं देते हैं और आपको वो बैठ के वो करा रहे होते हैं। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत बड़ा चैनल है, उसका नाम मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत बड़े चैनल हैं, पेपर से 2 या 3 दिन पहले वो मॉक टेस्ट सॉल्व कराते हैं भाई साहब, और कहते हैं कि इस तरह से पेपर आएगा, और वो टॉपिक आपको करा देते हैं जो पेपर में आते ही नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। तो ऐसे चैनलों के चक्करों में मत पड़िए, केवल और केवल उन पर भरोसा कीजिए जिन्होंने खुद इस पेपर को दिया हुआ है, क्योंकि जो पेपर देता है उसे उसका बिल्कुल असली लेवल पता होता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। और सबसे अंत में आपसे केवल एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आपसे केवल एक ही चीज़ कहेंगे हम कि अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हिंदी रेगुलर बेस पर मिलने वाली है। और आप ये बात जानते हैं कि YouTube पर बैंकिंग के लिए हिंदी कोई भी प्रिपेयर नहीं कराता है, कोई भी रेगुलर बेसिस पर। लोग कुछ कुछ वीडियो डाल देते हैं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, एक हफ्ते में कम से कम 4 से 5 क्लासेस रेगुलर मैं आपकी हिंदी के ऊपर लेके आता रहूँगा। और आप मान के चलिए अभी लगभग 4 से 5 महीने हैं तो आपकी मैं हिंदी बहुत अच्छी करा दूंगा। मैंने खुद एग्जाम क्रैक किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम दिया हुआ है, बल्कि मैंने एग्जाम क्रैक किया हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि मैं बहुत ही अच्छे नंबरों से मैंने क्रैक किया हुआ है कि मेरी ओबीसी कैटेगरी से मैं आता हूं, लेकिन मैंने ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हो या फिर पीओ का एग्जाम हो, ये दोनों ही एग्जाम यूआर कैटेगरी से मैंने क्वालिफाई किए हैं। यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई करने का मतलब ये हो गया कि शुरू से लेके अंत तक के प्रोसेस में जो आपके मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी में ही आए हैं, यानी कि आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी से ऊपर मार्क्स आप लेकर आए हैं। तो आप मुझ पर पूरी तरह से बिलीव कर सकते हैं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार मैं आपसे और कहूँगा कि अपनी फैमिली को आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करिए, क्योंकि फिर हम आपके सामने लाइव क्लास लेके आ सकें। लाइव क्लास लेने के लिए कम से कम हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, उसके बाद मैं आपकी लाइव क्लास ले पाऊँगा। और अगर लाइव क्लास में आपको भी पता है कि आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे कमेंट में आप बोल देते हैं, लेकिन
उतना आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता होगा जितना आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी इस फैमिली को इतना बड़ा बनाइए, 1000 तो कर ही दीजिए, जिससे हम आपके सामने लाइव क्लास लेकर आ सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि पहली बार यूट्यूब पर ऐसा होने वाला है, पहली बार कि आपके लिए कोई हिंदी की रेगुलर क्लासेस को लेके आने वाला है। और केवल हिंदी ही नहीं, मैं आपके सामने बाकी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेशन लेके 100% आया करूँगा। एक दिन में एक प्रैक्टिस सेशन तो लेके आऊँगा ही, और हिंदी आपकी रेगुलर बेसिस पर चलने वाली है। तो शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ही।